तीसरे विमर्श पे बात कर रहे हैं तो बात करते हुए अधिकांश लोग पुरुष विरोध में बतियाने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लिखना था जिसमें हम अपनी बात भी कहें और किसी का विरोध किए बिना। जिनको तुम नाटी लगती हो उनकी आंखें रोगग्रस्त हैं, उन्हें जरूरत है इलाज की। फेमिनिज्म का जो रियल सेंस है वो ये होना चाहिए कि हर स्त्री के लिए उसके हिस्से का हक सुनिश्चित हो। फेक फेमिनिज्म एक सो कॉल्ड तथा कथित एजेंडा है। तो अगर इस तरह के भिखारीपन से आदमी को स्वयं मुक्त होना चाहिए। मैं दहेज लेने देने के विरोधी हूँ। बाकी आपको जो है अपनी बिटिया को दीजिए, समय पे बिटिया के साथ खड़ा। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। इस समय मौजूद हैं गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल में और हमारे साथ मौजूद हैं लोकगीत सी लड़की की लेखिका, या यूँ कहें कि गोरखपुर की सुप्रसिद्ध लेखिका आकृति विज्ञा अर्पण जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद शिवम, और आपके पूरे प्लेटफॉर्म को धन्यवाद। साहित्य से बातों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जब हम आपको पढ़ रहे थे, आप एमएससी कर चुकी हैं, एमएससी से साहित्य की तरफ जो रुझान है आपका, ये कैसे? साहित्य और एमएससी दोनों साथ हुआ। देखिए, जैसे ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई हम तब निर्धारित करते हैं इंटर के बाद, और लिटरेचर का बीज पहले ही पड़ गया, तो दोनों पैरेलल चल रहा था, दोनों में कोई अंतर नहीं था। लिटरेचर जीने की चीज़ थी और मेरी जो पढ़ाई है वो मेरा रुझान साइंस की तरफ था। इनफैक्ट साइंस की वजह से मैं लिटरेचर को और अच्छा एक्सप्लोर कर पाई। आपका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा साहित्य की तरफ? नहीं, नाना जी का ज़रूर इंटरेस्ट था। वो संस्कृत में पीएचडी थे, संस्कृत लिखते हैं अभी भी, ज्योतिष हैं। बाकी मम्मी किताबें पढ़ती हैं, पापा सोशियोलॉजी के टीचर हैं। बाकी हम सब भाई बहन साइंस के बैकग्राउंड के हैं। बट गांव में बचपन में जो लोकगीत सुने थे ना, चैता कजरी बारहमासा, तो उससे कहीं ना कहीं मन में गीत फूटे थे। बाकी समाज को देखते हुए साहित्य पनपा और बाद में अध्यात्म और प्रेम में जड़ें इसकी गहरी हुई। अभी आपने कहा कि एमएससी से साहित्य जुड़ा रहा, ये संभव कैसे हुआ? आज हम देखते हैं कि बहुत लोग हताश हो जाते हैं कि एमएससी के साथ साथ वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। ये कैसे संभव? देखिए, जब हमें लगता है ना हम कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कहें एमएससी और प्यार साथ कर रहे हैं, तो प्यार और एमएससी अलग हो सकता है भाई। एमएससी में कोई पसंद आ गया, प्यार हो गया, वैसे लिटरेचर मेरा प्यार है, तो बहुत अलग नहीं रहा और उसमें कुछ करने जैसा नहीं था, सब कुछ होता गया। जैसे मतलब आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा एक शेर है कि मुझको तो ये जंगल सारे इंसानों से भले लगे, जब भी याद तुम्हारी आई हम पेड़ों से गले लगे। तो मैं पेड़ों से गले लगने का काम तो बॉटनी करा रही थी और याद में कोई आ रहा था, ये समय का गेम था। आपकी एक प्रसिद्ध कविता थी सुनो बसंती, ये कविता हील उतारो, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, व्यक्तिगत रूप से बड़ी अच्छी कविता लगी वो। ये आपके दिमाग में ये ख्याल कब आया और कैसे आया? ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली में मेरी एक रिलेटिव है, उनकी हाइट कम है। जब उनकी शादी तय हुई तो ये मतलब उनकी शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि उनकी हाइट कम थी, तो ये होता था कि कोई भी लड़का उनको रिजेक्ट कर देता था कि लड़की कम लंबी है। ऐसे ही मैंने देखा है कि बहुत सारी शादियां इसलिए नहीं होती कि लड़के की हाइट कम है, डाउरी चाहिए। एक चीज आप देखिए कि ये भी कह दिया था कि लड़कियां तेज नहीं हंसती हैं। मेरे टाइप की मोटी आवाज वाली लड़कियां तेज ना हंसे तो कहाँ जाए। तो ये कविता लिखते समय एक चीज मैंने बरता भी है जो मैं कहना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए स्त्री विमर्श पे बात कर रहे हैं तो बात करते हुए अधिकांश लोग पुरुष विरोध में बतियाने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लिखना था जिसमें हम अपनी बात भी कहें और किसी का विरोध किए बिना। तो ऐसे ये कविता हुई, सुनो बसंती हील उतारो। दो लाइन सुना दीजिए, 2 लाइन सुनाइए कविता। सुनो बसंती हील उतारो, अपने मन की कील उतारो, नंगे पांव चलो धरती पर, बंजर पथ पर झील उतारो। जिनको तुम नाटी लगती हो उनकी आंखें रोगग्रस्त हैं, उन्हें जरूरत है इलाज की, खुद अपने से लोग त्रस्त हैं। सच कहती हूँ सुनो सांवरी, तुमसे ही तो रंग खिले सब, ऊंचे स्वर में हंसती हो तो मानो सूखे फूल खिले सब। बिखरे बाल बनाती हो जब, पिन को आड़ा तिरछा करके, आस पास की सब चीजों को रख देती हो अच्छा करके। मुझे नहीं मालूम बसंती उक्त जगत का कौन नियंता, पर तुमको अर्पित यह उपमा स्वयं सिद्ध घोषित अभियंता। तुमने गढ़े स्वयं जो रूपक, शब्द नहीं वो आलम्बन है,
अर्थों के मस्तक पर चढ़कर अक्षर कर लेते चुंबन है, जिनको तुम नीची लगती हो, ये उपसंहार है, उनकी सोच बहुत नीची है, सुनो बसंती ही लुटा। अद्भुत अद्भुत, ये माँ सरस्वती की बहुत कृपा है आपके ऊपर, ये कहें तो ये बहुत बढ़िया कविता लगी मुझे, इसीलिए मैं सुनना भी चाहता था। आपने सुना दिया, बहुत धन्यवाद आपका। अगला सवाल हमारा ये है, थोड़ा सा हम बढ़ते हैं समाज की तरफ। आपकी तरह लड़कियां जो हैं वो हमारे समाज में बहुत कम है, जो परिवार से मतलब इस तरह के कार्य में जिसमें आप रहती हैं, साहित्य की तरफ या सामाजिक कार्यों में, तो परिवार इसका विरोध कभी नहीं करता है जहां तक मुझे लगता है। लेकिन आप ये अंतर बता दीजिए, फेमिनिज्म और फेक फेमिनिज्म में क्या अंतर लगता है आपको? देखिए, फेमिनिज्म का जो रियल सेंस है वो ये होना चाहिए कि हर स्त्री के लिए उसके हिस्से का हक सुनिश्चित हो। फेक फेमिनिज्म एक सो कॉल्ड तथा कथित एजेंडा है, जहां पर जबरदस्ती यही बताया जा रहा है कि हर जगह स्त्रियां पीड़ित ही हैं, जहां चीजें ठीक भी हैं वहां लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए तथ्य बनाने लगते हैं। कोई भी चीज, मूल और फेक के बीच का जो अंतर है वही फेमिनिज्म और फेक फेमिनिज्म का अंतर है मेरी दृष्टि में। हम ऐसा देखते हैं कि सोशल मीडिया पे या कहीं भी मतलब जैसे आप अगर कुछ साहित्य की बात कर रही हो तो लोग बड़ी रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन वही कोई नृत्य कर रहा हो तो वहां लोग खड़े होकर बड़ी देखेंगे ध्यान से और आनंदित होंगे, उसको एक जो अलग भाव में आनंद लेते हैं, उस तरह की बात होती है। ये अंतर क्यों आता है? देखिए, जो सहज ग्राह्य है उसके तरफ सहजता जो है वो स्वाभाविक है। अगर लोगों की साहित्य में रुचि नहीं आ रही है तो उस तरह की मनोवृत्ति को बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर विसंगतियां हैं उस पर लोगों का ध्यान आकर्षण हो तो उन्हें हम महसूस कराएं कि इस तरह की जो विसंगतियां हैं उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या नुकसान होगा। लेकिन फिर भी समय पहले से बदला है, लोग रुचि ले रहे हैं। अगर लोग रुचि नहीं ले रहे होते तो गोरखपुर लिटरेरी फेस्ट में आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं कर रहे होते। तो लोग रुचि धीरे-धीरे समय बदला है। देखिए, हर चीज एक साइकिलिंग चलती है, कम ज्यादा लगा रहता है, बट मेरे हिसाब से इसको पॉजिटिवली लेने की जरूरत है और जहाँ काम नहीं है वहाँ काम करने की जरूरत है। अच्छा, आजादी जो हम कहते हैं कि महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए, तो इस आजादी का कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। अभी हमने जो चर्चा की उसी बारे में, उसका कुछ गलत फायदा भी उठाया जाता है। देखिए, आजादी, जैसे आजादी का गलत फायदा सब उठाते हैं, पुरुष भी उठाता है, महिला भी उठाती है। जब हम ये कह रहे हैं कि महिला ही उठा रही है तब कहीं ना कहीं हमारे एक सोच खड़ी हो रही है। कह रहे हैं कि महिलाओं की आजादी, हम ये मांग करते हैं, वो तो उठा ही रहे। अगर वो गलत फायदा नहीं उठा रही होती तो आज इतने सारे महिला अधिकारी जो नियम है महिला अधिकार से संबंधित उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा होता। अभी आपने वो सुसाइडल अटेम्प्ट वाला केस देखा है, तो वो एक उदाहरण है। तो आप खुद देखिए कि बहुत सारे केस है। आप ब्रेकअप के केसेज में देखिए कि प्रेमी प्रेमिका का ब्रेकअप हो रहा है तो प्रेमिका उसके ऊपर केस कर दे रही जबकि वो सहमति से साथ जा रहा है। अब दिक्कत क्या है कि आप मूल्यांकन कैसे करेंगे सही या गलत? इसका एक ही तरीका है कि चारित्रिक मूल्यांकन। जब हमारा संसद नहीं चारित्रिक मूल्यांकन कर रहा है, जब हमारे संसद में लग रहा है नैतिक शिक्षा के अध्ययन की जरूरत है, तो आप सामान्य जनता से क्या अपेक्षा करेंगे? तो मुझे लगता है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्राह्य विषय है और जब तक हम स्वयं मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक ऐसे मुद्दे जो है वो सिर्फ बातों के लिए रहेंगे, हल नहीं। लोकगीत से लड़की का ख्याल कब आया और ये पूरा कब हुआ? लोकगीत से लड़की प्रेम पत्रों की कथा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कविता है, ये मेरे प्रेम पत्र हैं। और आपके प्रेम पत्र? हाँ, मेरे ही, मतलब मैंने लिखे हैं तो मेरे प्रेम पत्र। हालांकि उसकी भूमिका में मैं कहूंगी कि समर्पित पत्र मेरे किसको ये पूछा नहीं जाए, रिहाइश उसकी ऐसी है जहाँ रास्ता नहीं जाए, मेरी इस खो के सिटकन को कृपया बंद रहने दें, उसी के ध्यान में मुझे छेड़ा नहीं जाए। तो मेरे लिए मेरा प्रेम जो है वो निजता का विषय है, निजता का। लेकिन हाँ, ये कोरोना, मुझे डेंगू हो गया था लास्ट ईयर, तो उस समय मेरे प्रकाशक ने फोन किया कि आपकी किताब आनी चाहिए। तो अंदर अंदर लग भी रहा था बचूंगी नहीं बचूंगी, किताब आ जानी चाहिए। बाकी कुछ मित्रों ने मोटिवेट किया तो व्हाट्सएप पे मैंने किताब लिख के भेज दी। कुछ 4-5 दिन लगे होंगे, 10 दिन लगे होंगे, फिर वो किताब आ गई और प्रकाशक ने पूरी तरह से फंड किया है और अच्छा रिस्पॉन्स आया। बुक फेयर में लॉन्च हुई और किताब है भी यहाँ पे सर्वभाषा किताब लगी हुई है लोकगीत। हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों को। लोकगीत से लड़की सामने लगी हुई है। मैम, 2 सवाल और। आपने अभी डॉरी का नाम लिया जी, दहेज, और जो हम एलुमनी मांगते, महिलाएं एलुमनी मांगती हैं शादी के बाद, तो आजकल सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग हैं और अलग अलग विचारधारा हमारे देश में। तो दहेज प्रथा जो है या खत्म होनी चाहिए, उसका एक सवाल ये होनी चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से? और एलुमनी जो मांगी जाती है, अगर शादी के पहले दहेज न लिया जाए तो शादी के बाद एलुमनी क्यों?
देखिए ये दोनों ही दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर संबंध भी है। देखिए दहेज जो है ना, वो जो स्त्री धन होता था, वो माता पिता अपनी इच्छा से अपनी बच्ची के सिक्योरिटी के लिए देते थे, तो वो माता पिता की इच्छा ही होनी चाहिए। अगर वो कोई मांग रहा है तो वो भिखारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर इस तरह के भिखारीपन से आदमी को स्वयं मुक्त होना चाहिए। मैं दहेज लेने देने के विरोधी हूँ। बाकी आपको जो है अपनी बिटिया को दीजिए, समय पे बिटिया के साथ खड़ा रहिए, बिटिया को एजुकेट करिए। और रही बात एल्यूमिनी की, तो वो भी एल्यूमिनी तब जायज है जब पुरुष चीट करके पत्नी को छोड़ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एल्यूमिनी वहां भी होना चाहिए जहां पत्नी कमा रही है और पुरुष को छोड़ रही है, तो पुरुष को भी एल्यूमिनी मिलना चाहिए। अगर क्योंकि अगर आप समानता कर रहे हैं तो हर तरह की समानता होनी चाहिए। हालांकि वही है कि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि स्त्री जीवन अभी भी हमारे वहाँ कठिन है। जैसे आप आजादी की बात कर रहे हैं, महिलाएं आजादी का दुरुपयोग कर रही हैं, यानी कि महिलाओं को आजादी दी जा रही है। तो जब पुरुष आजादी लेके पैदा हो रहा है तो महिला भी तो लेके पैदा हो रही है। तो जब तक हम इक्वालिटी में नहीं आएंगे तब तक चारों ओर इक्वालिटी नहीं आएगी। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर डट के महिला या पुरुष सामना करें, और न्याय व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। पता है एक फैक्टर से कुछ नहीं होगा, जब सब मिल के काम करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो बातें सिर्फ बातें रहेंगी। चलिए बहुत धन्यवाद, आपने इस विशेष मुद्दे पर चर्चा की। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।